अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाजरीन, कल रात अगर खान साहब के कौम से खिताब की बात करें तो बहुत से सवालिया निशान लगे हुए दिखाई देते हैं, बहुत से सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह एक मुल्क का नाम लिया गया, यानी अमेरिका का नाम लिया गया और कहा गया कि ये स्लिप ऑफ टंग है, फिर फ़ौरन माजरत भी कर ली गई, फ़ौरन ये कहा गया कि लाइव आने का मकसद था कि ये बातें की जाएं। तो ये सारी इंडिकेशंस जो हैं ये बहुत सारे सवाल खड़ी करती हैं। और अगर खान साहब की तकारीर की बात की जाए तो हमेशा इन तकारीर को देखा गया कि हम रिकॉर्डेड तकारीर हुआ करती थी। अब कल रात लाइव आके क्यों एड्रेस किया गया नेशन को, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर बहरहाल, स्लिप ऑफ टंग कहा जाए या कुछ और, मगर वो बात जो शायद नहीं अदा होनी चाहिए थी, ऐसा नाकिदीन कहते हैं कि ये बात इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो मुल्की हालात चल रहे हैं, कौमी सलामती को ख़तरा बताया जा रहा है और ये सारी बातें हुकूमत की तरफ से उठाई जा रही हैं, तो फिर इस तरह का एड्रेस करके उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए था। बहुत बड़ी सुपर पावर है, ये ज़ाहिर है इस खित्ते पे बहुत असर व रसूख भी रखती है, बहुत साल पाकिस्तान अलाई भी रहा है, मगर अब ज़ाहिर है हालात कशीदा होते जा रहे हैं। और अगर फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उस पर भी खान साहब ने खुद ही सवालिया निशान उठा दिए। अब अगर बात की जाए खान साहब की, तो फिर खुद ये भी कहते हैं, बल्कि सवाल करते हैं कि क्या कोई मुल्क किसी मुल्क की हुकूमत को गिराने के लिए धमकी दे सकता है। ये भी सवाल उनकी तरफ से किया गया। फिर आज हमने देखा कि तकरीब में जब वो खिताब करने के लिए खड़े हुए तो किसी ने ना कोई ताली बजाई, ना कोई अपलॉड किया, ना वेलकम किया। तो उस पर खान साहब ने खुद कहा कि यहाँ सन्नाटा क्यों है इतना, यहाँ कोई परेशानी क्यों है, ये जो हॉल में बैठे हुए लोग हैं ये एक्टिव क्यों नहीं। तो उनको एक्टिव भी करना पड़ा और फिर तालियाँ जो हैं वो बजाई गई आवाम की जानिब से, और वहाँ जो बैठी हुई ऑडियंस थी उनकी तरफ से तालियां बजाई गई। तो खुद ही उन्होंने कहा जी एनर्जी लो क्यों है, फिर खुद ही उनको जगाना भी पड़ा। अब क्या ये एक जाते हुए लीडर की महरूमी समझा जाए कि उसे ये यकीन होता चला जा रहा है कि अब जो इक़्तिदार की या जो सीट थी उसके पास या उनके पास, वो सीट उनकी नहीं रही और आखिरी चंद दिन वो एज़ प्राइम मिनिस्टर के गुजार रहे हैं। क्या ये उनकी महरूमी समझा जाए या फिर वो एक इम्प्रॉम्प्टू की सिचुएशन थी जो वहाँ पैदा हुई और जो खान साहब ने फ़ील की हो वो दिल से उन्होंने बात कर दी, लेकिन ये बात दिल पर असरअंदाज हुई है। यकीनन उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था, उनके बात करने से अंदाज से पता चल रहा था कि उन्हें बुरा लगा। अब नाज़रीन, बार बार ऐसे मुल्क का नाम लेना कि जहाँ से डिक्टेशन या धमकियाँ या कोई नई बात नहीं है, कि पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ से डिक्टेशन हमें आया हो। हमने देखा कि माजी में भी जितनी हुकूमतें रही हैं उनमें भी डू मोर के मुतालबात आते रहे। जब वॉर अगेंस्ट टेरर पे पाकिस्तान बहुत एक्टिव था, उस फ्रंट में अमेरिका का एलाई था और राइट हैंड समझा जा रहा था। जब हमने अपनी बेसिस भी दे रखी थी तब भी यहाँ से ऑपरेशन हुए, पाकिस्तान से ऑपरेशन हुए, उस वक्त भी ये डिक्टेशन हमें बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका से आता दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करें इस करंट सिनेरियो की, तो क्या इस सिनेरियो में ये जवाब पैदा होता है कि इस तरह की धमकियाँ या इस तरह के जो रूटीन की वो हैं जो एम्बेसडर्स बाहर से भेजते हैं पैगामात, क्या वो पब्लिक करनी चाहिए थे, जबकि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत कशीदा चल रही है। अब सहाफ़ी हजरात ये भी एतराज़ात करते हैं और एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि जब अमेरिका से ही ये धमकियाँ आई थी, यानी 7 मार्च को हुकूमत क्लेम करती है कि ये ख़त वहाँ से एम्बेसडर साहब की जानिब से लिखा गया है और मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स जो वहाँ हुई अमेरिकन ओहदेदारान के साथ, उनकी बातें अगर ये हुकूमत तक पहुँचाई गई हैं 7 मार्च को, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा होते हैं। पहली बात तो ये कि जी फ़ौरन कौमी सलामती कमेटी के सामने क्यों नहीं रखा गया, उन्हें क्यों इस चीज़ से छुपाया गया या उनसे ये बात क्यों छुपाई गई। दूसरी बात, हमारे वज़ीर दाखिला जो कि कुछ दिन पहले तक ये कहते रहे हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, फिर उसके बाद उन्हें बताया भी गया है, समझाया भी गया है, वो भी लगभग 20 से 22 दिन गुजरने के बाद उनको पता चला है। और फिर अगर ये धमकियाँ अमेरिका की जानिब से आती हैं तो फिर OIC के इजलास में अमेरिका को क्यों इन्वाइट किया गया और क्यों उनके वज़रा को यहाँ बुलाया गया, इनवाइट किया गया एम्बेसडर्स को, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। और इस पर भी अब तनकीद की जा रही है कि अगर जो उस मुल्क से कौमी सलामती को ख़तरा था, तो फिर जो इस्लामी सरबराहान का इजलास था, जो काफ़ी सारे ममालिक के इस्लामी सरबराहान इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर बुलाने का क्या जवाब बनता था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हुकूमत के ख़िलाफ़। खैर बहरहाल जी, जवाब लेंगे और इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई स्लिप ऑफ टंग था या फिर जो मुस्कुराहट थी खान साहब की, उसके पीछे क्या राज हो सकता है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इमरान याकूब साहब। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं साहब? जी सर, खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये एक बात समझ में नहीं आई कि खान साहब हमेशा
रिकॉर्डेड एड्रेस करते थे नेशन से, कल रात उन्होंने लाइव आके एड्रेस किया है, फिर उन्होंने इसका जिक्र भी किया, फिर वो बीच में स्लिप ऑफ टंग भी हुआ है। ये सिचुएशन है क्या सारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साहब, गुजारिश ये है कि ये स्लिप ऑफ टंग जो है ना, जी। इसी के लिए तो लाइव किया गया था। अच्छा। हाँ जी, असल में तो वो बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि देखिए जब बैनुल अक़वामी मामलात होते हैं ना, मुख्तलिफ ममालिक जब होते हैं, तो फिर कुछ मनसब ऐसे होते हैं, उस पर कुछ तकाजे भी होते हैं जी। तो शायद वजीर आजम को पहले ये कहा भी गया कि आप नाम ना लें या आप इस तरह से करें, वजारत खारजा की तरफ से भी कुछ कहा गया या कुछ इदारों की तरफ से भी, तो वो फिर, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं करना ही है, तो फिर उन्होंने उसका वे आउट ये निकाला कि उन्होंने इस तरह से कर लिया। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जाती तौर पर मेरा तो यही ख्याल है कि इस मकसद के लिए ये लाइव किया गया था, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि इस मकसद में भी किया था तो इसके भी दो पहलू हैं। जी। देखिए, एक पहलू ये है कि जो हुकूमती मौक़िफ़ है, अगर वाकई ही ऐसा है तो फिर तो नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, आपको नाम लेना चाहिए, बल्कि बबांगे दहल नाम लेना चाहिए जी। और जिस तरह से मैं आज अभी औरिया मकबूल जान का एक ट्वीट भी पढ़ रहा था कि वो उन्होंने ट्वीट किया है कि जी पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में अमेरिका के नाज़िम अमूर को बुला के फॉरेन मिनिस्ट्री में तो उनको कहा गया है कि ये क्यों ऐसी है बात। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर आप वाकई इस तरह की कोई बात है तो जरूर इस पे हमें अपना रिएक्शन शो करना चाहिए और मुल्क की सलामती पे और इस तरह की चीज पे किसी तरह भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सही। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम अपोजिशन के मौके पे जाएं जी, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर अगर इसमें कुछ नहीं है और ये रूटीन का एक खत है, जो मेरी भी जाती राय है कि माजी में भी इस तरह के कई वाकयात होते हैं और ये जो है आपके अपने एक सफीर ने आपको वजारत खारजा को लिखा है कि उनकी तरफ से कोई तहरीरी आपको इस तरह की चीजें नहीं दी गई जी। और अगर आपकी एक इस तरह की अपनी ये इस्तिलाह है तो फिर उसमें सिर्फ एक बयानिया बनाने के लिए और आवाम के पास अगले इलेक्शन के लिए ये बयानिया प्रो जो है वो समझे एंटी अमेरिका बयानिया और तो इस तरह को लेके जाना और फिर हक और बातिल की जंग करार देना, ये गलत है। लिहाजा अब ये तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने दोनों पहलू आपके सामने रख दिए। सर मैं पूछना आपसे ये चाह रहा, बिल्कुल आपने डेफिनेटली बहुत डिटेल से ये एड्रेस किया इस सिचुएशन को। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि अब अगर अमेरिका की बात करें तो ज़ाहिर है सुपर पावर है, फिर पाकिस्तान एक अरसे तक हम एड भी लेते रहे हैं अमेरिका से, डिपेंडेंसी भी रही है हमारी। फिर उसके बाद अब जब अपना ब्लॉक शिफ्ट कर रहे हैं, रशिया की तरफ हम देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या हम अफोर्ड करते हैं कि अमेरिका जैसी सुपर पावर से ताल्लुकात ख़राब कर बैठे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है डिप्लोमेसी तो ये नहीं कहती ना। अमैर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जी। क्या ये जरूरी है कि हम किसी न किसी एक फरीक से हमेशा अपने ताल्लुकात खराब ही रखें? ठीक है, बिल्कुल सही, वैलिड पॉइंट। आप देखें कि आपने ताल्लुकात, आप सबसे अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं रख सकते? जी। आप अगर अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात हैं, आप उस सतह पे ना रखें माजी में जिस तरह से थे, या अगर आप समझते हैं कि माजी में उनकी नाजायज बातें मानी गई थी, या आप समझते हैं कि ड्रोन अटैक और इस तरह की चीजें गलत थी, तो मैं खुद जाती तौर पर एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये समझता हूँ कि हमें मुशर्रफ दौर में जिस तरह हम उनके सामने लेट गए थे उस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर आपने उनकी बात माननी भी थी तो ज़ियाउल हक से आप 1001 इख्तिलाफ करें, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के दौर में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मुझे एक मिनट नहीं चाहिए। अगर उन्होंने उनकी बात मानी थी और इस कौम को अफगान जंग में धकेला था तो उसके बदले में उन्होंने उनसे उस तरह के फायदे भी लिए थे जिसमें मुल्क में पैसा भी आया और चीजें कुछ माशी तौर पे बेहतर भी हुई। तो ये सारी चीजें हैं। आप लेकिन ये नहीं, आप डिप्लोमेसी ये नहीं होती कि आप जो है ना इस तरह से अगर आपका टिल्ट दूसरी जानिब हुआ है तो दूसरे को आप बिल्कुल ही अपना दुश्मन बना लें। ठीक है। डिप्लोमेसी तो होती ये है कि आप सबके साथ करें और जो इलाकाई ताउन की बात है या जिस ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, देखें पूरी दुनिया में चीन एक वाहिद मुल्क है जो हर नरम गरम वक्त में हमारे साथ रहता है। जी। और ये पूरी दुनिया को पता है कि चीन जो है, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती वो हिमालय से भी ऊंची है और उसमें आपके पास दूसरी और कोई चीज है नहीं। चीन के साथ आप हैं
तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, चीन के साथ माजी में, चीन के साथ साथ अमेरिका से भी तो आपके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जी बिल्कुल। अब रूस, या तो आप देखें ना, रूस इंडिया के साथ भी उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि आपसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो तो कभी भी अच्छे नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, और जंगें एक दूसरे से इन्होंने लड़ी हैं। ठीक है। तो लिहाजा मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, कि आपको अच्छी खारजा पॉलिसी ये होती है कि आप लोगों को दुश्मन बनाने के लिए, कि दुश्मन बनाने की बजाय दो दुश्मन कम करें और दोस्त ज्यादा करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मैं ये खारजा पॉलिसी का आपने जिक्र किया, इस पर भी आऊँगा, लेकिन एक सवाल जहन में आता है, वो ये कि अब शोर मचाया जा रहा है और बड़ा एलानिया तौर पे बताया जा रहा है कि खान साहब की जान को खतरा है। क्या ये उन्हीं कुव्वतों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जिन कुव्वतों ने ये धमकियाँ दी हैं, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है इसकी? देखिए, हमारे यहाँ तो हर अहम आदमी जो होता है जी, जब अहम बन जाता है तो उसकी जान को खतरा हो जाता है। जी, देखते नहीं कि जान के खतरे को नाम पे तो इतनी सिक्योरिटीज होती हैं, आगे पीछे 20-20, 30-30 गाड़ियां होती हैं। हम मुख्तलिफ चैनल्स पे आप देखते ही होंगे, कई दफा हमने नंबर लगा के भी गाड़ियां बताई हैं, 1, 2, 3, 4, 30-30 गाड़ियां होती हैं। लेकिन जब वो सरकारी ओहदे से उतरते हैं, अपने खर्च पे आते हैं, तो ना उनकी जान को खतरा रहता है, ना उनके माल को खतरा रहता है, और वो अपनी एक एक गाड़ी में घूमते फिरते हैं। जी जी। तो भैया, ये हम लोगों का एक शशका भी होता है कि उनकी जान को खतरा होता है। सही सही। अच्छा सर, मैं खारजा पॉलिसी की अगर आपने जिक्र किया था, मैं ये पूछना भी चाहूँगा, वज़ीर आज़म साहब को भारतीय जो फॉरेन पॉलिसी है वो अचानक बहुत पसंद आने लगी है, क्योंकि वो बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। आज भी उन्होंने मेंशन किया, कल भी उन्होंने मेंशन किया, और इस चीज़ को अब वो बार बार मेंशन कर रहे हैं कि जो भारतीय फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, बहुत सोच विचार करने के बाद वो स्टेप्स लेते हैं। ऐसा क्यों है? ये क्या वजूहात है? माजी में हमने देखा यही खान साहब थे जो नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि हिंदुस्तानी ताल्लुकात हैं, इसराइली ताल्लुकात हैं। अब ये देखें ना, यही तो बात है कि एक तरफ आप अमेरिका को बारे में जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो है, और दूसरी तरफ आप इंडिया की खारजा पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। जी, जी। इंडिया की खारजा पॉलिसी क्या है? इंडिया की खारजा पॉलिसी तो ये है कि वो आपको दुनिया में अकेला कर रहा है। इंडिया की खारजा पॉलिसी तो ये है कि वो आपको ये कह रहा है कि जनाब, पूरी दुनिया में ये शो कर रहा है कि हम जो हैं वो हम अमन के दुश्मन हैं, वो अमन का दाई है, हम दहशतगर्दों की सपोर्ट खुदा ना खास्ता करते हैं, या हम जो हैं वो इंडिया में धमाके या इस तरह की चीजों में पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, वहाँ कुत्ती पेशाब भी कर देती है तो वो इल्जाम हम पे धर देता है। तो इस तरह के मामले, ये अच्छी खारजा पॉलिसी है। मैं तो ये समझता हूँ कि इनको ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर इंडिया की खारजा पॉलिसी इतनी अच्छी है तो आप उनसे ही कुछ सीख ले। इंडिया तो लोगों को दुश्मन नहीं बना रहा। इंडिया तो देखे, चीन के साथ इतना इख्तलाफात के बावजूद उसकी देखें तिजारत चीन के साथ कितनी है। जी। और इसी तरह इंडिया रूस के साथ इतने स्ट्रेटेजिक जो है ताल्लुकात, उसके बावजूद सर हमसे ज्यादा मुआहदे करके बैठे हुए हैं उन लोगों के साथ। हाँ जी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे ये चीजों का ख्याल करना चाहिए, और ऐसे ही हमें अगर कोई आपका या दोस्त होता है या दुश्मन होता है। जी सही। अच्छा जी। अच्छा सर, मैं एक और बात पूछा। अब जाहिर है कौमी सलामती को भी खतरा कहा जा रहा है, फिर खान साहब की जान को भी खतरा कहा जा रहा है, और ये सारी बातें लगभग 4 से 5 दिन के अंदर ही डेवलप हुई हैं। इससे पहले ये सारी बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब ऑपोजिशन तो यही कह रही है और शोर भी मचा रही है कि जी ये सारी बातें अब डिलेइंग टैक्टिक्स हैं खान साहब की तरफ से। नहीं, देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के मनसब पे फाइज रहते हैं तो फिर ना मुल्क की सलामती को कोई खतरा है और ना ही उनकी जान को कोई खतरा है। ऐसी बात ही आप कर रहे हैं ना। यानी फिर अगर आपने मुल्क की सलामती को कायम रख रहे हैं तो आप इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म रहने दें, लेकिन अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनके मनसब से हटाते हैं तो फिर खुदा न खास्ता मुल्क की सलामती को खतरा लाहक हो जाएगा। तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। सही। देखिए, मुल्क की सलामती का इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म रहने या न रहने से मैं तो कोई ताल्लुक नहीं समझता। खुदा न खास्ता जो दूसरे लोग हैं, अपोजिशन के जो लोग हैं, ये इमरान खान साहब की या उनके हवारियों की तो सोच हो सकती है कि वो मुल्क दुश्मन है, या उनके वज़ीर आज़म बनने से या वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज होने से खुदा न खास्ता मुल्क की सलामती को खतरा हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं समझता। मैं तमाम पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं
उनमें खास तौर पे जो टॉप की हमारी क़यादत है, मैं तो समझता हूँ उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने के इमरान खान। सही सही। अच्छा सर, अब कहा ये भी जा रहा है कि हुकूमत डिले कर रही है, बिला वजह डिले किया जा रहा है। जिस तरह ओआईसी कॉन्फ्रेंस को बहाना बनाया गया, फिर उसको भी डिले किया गया। चलें, अपोजिशन पार्टीज़ ने सब ने डिले भी कर दी, अपनी अपनी जो लॉन्ग मार्चेस थे और जो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ थी वो 2-2 दिन डिले कर दिया गया। ओआईसी हो जाती है, उसके बाद भी ये फिर कौमी सलामती का मसला उठा दिया जाता है, लेटर हवा में लहरा के दिखा दिया जाता है। फिर अब ज़ाहिर है चूँकि वोटिंग सेशन है उसको भी डिले किया जा रहा है। तो ये क्या ये एतराज़ात दुरुस्त हैं? कोई बात नहीं, इन्हें करने दें। अब ये ज्यादा नहीं कर सकेंगे, मैं आपको बता दूं जी। क्योंकि अब इतवार को जब वोटिंग होगी जी तो आपके सामने सारी सूरत हाल हो जाएगी। ठीक है, सही है सर। ये कल जो बात करी जा रही है कि कल कुछ अनाउंस करने वाले हैं, ये क्या अनाउंस किया जा सकता है? क्योंकि कह रहे हैं कल बहुत इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो आवाम के सामने रखा जाएगा। इस्तीफा तो नहीं दे रहे कहीं खान साहब? मुझे आप एक बात बता दें जी। आज तक पिछले 3.25 साल में जी कोई वजीर आजम साहब की तकरीर बता दें, कोई वजीर आजम साहब के जलसे की ख्वाह तकरीर हो या टीवी में जब वो कौम से खिताब करते हो, जिससे पहले उनके तर्जमानों ने ट्विटर पे और मीडिया पे ये शोर ना मचाया हो कि जनाब वजीर आजम साहब को बहुत अहम ऐलान करने जा रहे हैं और बहुत अहम बात करने जा रहे हैं। लेकिन तकरीरें तो वही है जो सबको रटी रटाई उनकी याद हो गई है। ठीक है। तो मुझे तो नहीं पता लगता कि उन्होंने कोई ऐसी, अब ये जो कल भी उन्होंने तकरीर की है जी, या इससे पहले जो उन्होंने तकरीरें की है उसमें बता दें कि क्या हम ऐलान किया। जी जी बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा सर, पंजाब की सियासत को थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। चौधरी परवेज इलाही कहीं कोई गलती तो नहीं कर बैठे ये सारी डील करके? क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत के हाथ में कुछ रहा नहीं है, नंबर्स अपोजिशन बहुत ज़्यादा ले चुकी है। अब वजारत आला की अगर बात करें तो वो भी जरदारी साहब साफ कह चुके हैं कि मैं इलेक्ट नहीं होने दूंगा सीएम पंजाब चौधरी परवेज इलाही को। देखिए हमें, अगर आप सच सुनना चाहते हैं ना तो मैं आपको सच बात तो ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब उस्मान बुज़दार साहब से कहीं बेहतर चॉइस थे। ठीक है, ठीक है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने माजी में हट दर्मी से का मुजाहरा ना किया होता, जी जी, हट दर्मी से काम ना लिया होता और वो चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने वज़ारत आला पे जब मनसब पे फाइज कर दिया होता तो शायद आज उनको ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है। पंजाब में जो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी रही है, उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब में जो परफॉर्मेंस जिस तरह की है, वही बुनियादी वजह बनी है इमरान साहब के खिलाफ ये माहौल बनने की। ठीक है, ठीक है। तो परवेज इलाही साहब उनसे कहीं बेहतर चॉइस है, लेकिन परवेज इलाही साहब का अलमिया ये है कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल में वो हुकूमत की कश्ती में बैठ गए हैं कि जब हुकूमत की अपनी कश्ती में सुराख हो चुका है, जब उनके अपने बंदे भी उनके साथ नहीं रहे, तो हुकूमती कश्ती में सुराख जब हो जाए और किसी भी कश्ती में सुराख हो जाए तो फिर उस कश्ती का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस वक्त दिस इज द राइट टाइम फॉर मिस्टर परवेज इलाही के वो जीत पाए। मुझे ये जरा मुश्किल लग रहा है। सही। अच्छा सर, कल पंजाब असेंबली का सेशन भी बुला लिया गया है। उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा भी जो है वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया है गवर्नर हाउस में। अब आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में जो नया वज़ीर आला है वो कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बस आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म के बाद 2-3 दिन में वज़ीर आला भी हो जाएगा। और अब तो जमीयत उलमा इस्लाम ने तो ये भी प्लान कर लिया, आपको मैं खबर दे दूं कि वो केपी में भी वो उसके बाद जो है ना तहरीक अदम एतमाद लाने जो है ना उसका फैसला कर दिया। सर बहुत शुक्रिया। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और कह रहे थे कि अगर ये गलती है तो फिर डेफिनेटली इस गलती को नहीं होना चाहिए था, और अगर ये डेलिबरेटली किया गया है तो फिर ये मौका नहीं था कि इसे डेलिबरेटली कहा जाए। और जहाँ तक बात डिले की है तो जानबूझ के डिले किया जा रहा है, मगर डिले हो नहीं सकता ये सारी सिचुएशन, क्योंकि ज़ाहिर है आइन को अगर देखा जाए तो आइन के ख़िलाफ़ ये इक़दामात नहीं उठाए जा सकते। ये सेशन भी होके रहेगा। और चौधरी परवेज़ इलाही की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल से वो गलत फ़ैसला कर बैठे हैं, ऐसा उनका कहना था कि अब अगर हुकूमत का इस मौके पर साथ दे बैठे हैं तो यकीनन, लेकिन वो सियासतदान बहुत बड़े हैं और बहुत काबिल सियासतदान हैं,
पता नहीं उन्होंने क्या सोच के इस तरह किया है। लेकिन बहरहाल अब जो कौमी सलामती का इशू है दूसरी तरफ, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है लगभग 3 से 4, 4 से 5 दिन का ये अरसा है जिसमें ये मुद्दा उठाया गया हुकूमत की जानिब से, और अब इसे बहुत सीरियस करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो लेटर का आना है और फिर कल रात खान साहब के मुंह से वो मुल्क का नाम निकल जाता है, फिर उस पर माजरत भी कर ली जाती है। हमें ज्वाइन किया है जी जमील अहमद साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। जमील साहब कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा, पहले मैं एक एक करके पूछूंगा आपसे। पहले तो ये बताइएगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि और बल्कि हैरानी की भी बात है, क्योंकि हर दफ़ा अगर कौम से खिताब किया जाता है खान साहब की तरफ से तो वो रिकॉर्डेड खिताब होता था, हमें साफ पता चलता है वो रिकॉर्डेड खिताब है, फिर पहले बता दिया जाता था, फिर एक दिन पहले खिताब कैंसिल किया गया, फिर कल अगर रात में खिताब किया गया तो वो लाइव किया गया है। इसकी क्या वजूहात थी? नहीं, वो तो प्रिविलेज है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर के साथ जितने भी उनके अमला होता है या एडवाइजर्स होते हैं और जो मुताल्लिका महकमे के दिए हुए लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर को, मिसाल के तौर पर फॉरेन ऑफिस से उनको आदमी दिया होता है बिजनेस सेक्रेटरी लेवल का, इसी तरीके से बाकी महकमों के, तो वो और खासतौर पर उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको एडवाइस करता है कि नहीं आप जरा लिख के कर लें, इसमें कोई पॉलिसी मैटर है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल मामला ज्यादा थे। तो प्राइम मिनिस्टर का ये प्रिविलेज है कि उसने बजाय लिखी हुई तकरीर के उसमें उन्होंने फिलबदी तकरीर की, लेकिन क्योंकि उसमें फॉरेन पॉलिसी भी बीच में आ गई तो जाहिर उनकी जुबान से एक लफ्जिश हो गई, कंट्री का नाम ले लिया, फिर कहते नहीं मेरा मतलब है कि उसको, तो वो एक ब्लंडर हो जाता है जब आदमी फिलबदी तकरीर करे, और खासतौर पर जिसमें फॉरेन पॉलिसी के मामला हों तो इस किस्म के ब्लंडर्स होते हैं, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर तस्हीह करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक बहुत लेट हो चुका था। सर आपको नहीं लगता कि उसमें जब आप हम देखते हैं उस क्लिप को दोबारा, तो वो खान साहब हल्का सा मुस्कुरा भी रहे हैं, वो शायद गलती पे मुस्कुरा रहे हैं या फिर डेलिबरेटली ये अटेम्प्ट थी कि नाम ले लेना है, फिर मुस्कुराहट, जी हाँ, वो मुस्कुराहट इस शक में डाल देता है सुनने वालों को, और खासतौर पे अमेरिका में जब इसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है, आपको इनमें बताता चलूं जितने भी हमारे उर्दू के प्रोग्राम होते हैं या किसी और जुबान में, तो कुछ कंट्रीज ने अपने इसमें बड़े बड़े उन्होंने महकमे बनाए हुए हैं जो तमाम के ट्रांसक्रिप्ट करते हैं और फिर अपने फॉरेन ऑफिस को देते हैं जो मुताल्लिका के इख्तिमासात होते हैं जी। तो इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने जो ये मुस्कुराहट दी, वो मुस्कुराहट से तो आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि जी मैंने नाम भी ले दिया और नहीं भी लिया, तो वो चीजें हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी अगर उसकी जुबान स्लिप भी होती है जी, तो बड़ी मानाफेज होती है, और उसमें उसकी दरअसल इस लेवल पर फॉरेन पॉलिसी में गलती की गुंजाइश होती नहीं है दरअसल। सही, अच्छा, गलती हो गई जी सर, आप कुछ कह रहे थे जी। ये उसका खमियाजा फिर थोड़ा बहुत तो भुगतना पड़ता है ना, कहते हैं देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच मिस्टेक्स। राइट। अच्छा सर, मैं एक और इसी सिचुएशन से जुड़ा हुआ सवाल है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि चलें अगर गलती हो भी जाती है, फिर हम देखते हैं कि कल ही स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये बता दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और उनके जवाब देने के अंदाज से पता चलता है कि बहुत खफा हैं, अमेरिका को बहुत गुस्सा है इस सारी सिचुएशन पे। क्या हम अगर टिल्ट एंड शिफ्ट की पॉलिसी के तहत अपना ब्लॉक चेंज भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि किसी एक मुल्क के साथ हमेशा ताल्लुकात ख़राब रहें? जी, के तहत तमाम दुनिया के इस किस्म के ताल्लुकात बनते हैं या उसमें मरवजा तरीके दिए हुए हैं, उसके तहत हम कोई भी मुल्क इस गलती पर नहीं होगा अगर वो अपने ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से रखना चाहता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्री जी। ठीक है, जैसे अभी यूक्रेन के मामले में जब रशिया ने उस पर चढ़ाई की तो चाइना की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल में जवाब दिया गया कि ठीक है, सॉवरेन कंट्रीज है, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का दिया हुआ है आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 1 में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में, लेकिन अगर उससे दूसरे कंट्री को थ्रेट मिल रहा है उसके नेशनल सिक्योरिटी को, तो उस कंट्री को कुछ तो हक है। तो वही वाला मामला है कि अगर आप कोई ऐसी अपनी अमल करते हैं जिससे कि दूसरा कंट्री समझता है कि उसके नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान है, तो वो उस पर रिएक्ट करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब यही बात है, अगर अमेरिका समझता है कि उन्होंने ये नहीं किया है, जो उन्होंने बयान दे दिया है, टेड प्राइस नाम है बंदे का, वो जो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस का, उसने बयान दे दिया है कि हमारा कोई ऑफिशियल जो है उसने ये बयान नहीं दिया है, ना ही हमारे स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान दिया है। और मुझे इसका इल्म है, हमसे भी जब सफीर हम होते थे मुख्तलिफ ममालिक में, तो हमसे भी इस किस्म की गुफ्तगू उनके ममालिक के
ऑफिशियल्स कर जाते थे और उसके बाद हम उसके 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 अपने मुल्क को इतला कर देते थे कि हमारी जो नॉर्मल गपशप हो रही थी या फलानी मीटिंग में ये गुफ्तगू आई जिस पे कि हम चाहते हैं कि आपको इतला कर लें कि इस किस्म के तासुरात इस लेवल के लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस मुल्क में ये तासुरात चल रहे हैं। तो ये तो एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो बहुत दफा होती है, मैंने बहुत दफा लिख के भेजा है। जिन ममालिक में मैं रहा हूँ, अगर वो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर उसको लीक कर देता तो फिर ताल्लुकात खराब हो जाते दो ममालिक की, और जाहिर है वो एम्बेसडर को भी निकाल देते हैं वहां से बाहर करके। सर मैं ये पूछने वाला था आपसे, क्योंकि आप जाहिर है यू आर फॉर्मर एम्बेसडर डिप्लोमेट हैं, आप बेहतर बता सकेंगे। अब ये जो डिस्कशन थी, ये जो उन्होंने मैसेजेस भेजे हैं एम्बेसडर साहब ने और गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक में लीक कर दिया है, क्या हमारे जितने भी एम्बेसडर हैं दूसरे ममालिक में, क्या उनको भी अब शक की निगाह से नहीं देखा जाएगा या उनके लिए मुश्किलात नहीं खड़ी हो जाएंगी? नहीं, ये तो बेसिकली होता ये है कि तमाम एम्बेसडर, या अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त, पता नहीं कितने एम्बेसडर पाकिस्तान में बैठे हुए अपने मुल्क को क्या क्या चीजें लिख के भेज रहे होंगे। अगर वो किससे मिल के आए हैं, किसी सियासतदान से, किसी ब्यूरोक्रेट से मिल के आए तो अपने नोट्स बनाएंगे और सीक्रेट मैसेज के तहत, जिसको कहते हैं केबल या टेलीग्राम, उसके तहत वो भेज देंगे अपने मुताल्लिका ममालिक को। हम भी इस किस्म के असेसमेंट दिया करते थे अपने मुल्क को। वो सीक्रेट मैसेज होता है, वो चला जाता है। तो उसमें ये अलबत्ता जरूर है कि अगर आप इस किस्म के मैसेज को पब्लिकली आया कर देंगे तो जो एम्बेसडर इस वक्त हमारे हैं तमाम ममालिक में दुनिया के, वो जरा बड़े कॉशियस हो जाएंगे कि अब क्या लिखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बता दें जाके पब्लिक में प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए इसमें जरा थोड़ी सी रिपोर्टिंग में फर्क आ जाएगा, लोग रिपोर्टिंग करने में हिचकिचाएंगे, जो कि इनके एम्बेसडर्स को नहीं हिचकिचाना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक, वैलिड पॉइंट। सर मैं एक और सवाल करना चाहूँगा। अब अचानक कहा जा रहा है, हम 3-4 दिन से सुन रहे हैं और हुकूमती वज़रा, हुकूमती अरकान ये क्लेम कर रहे हैं कि खान साहब की जान को मुसलसल ख़तरा है, और अपोजिशन तो चले मजाक एक तरफ, अपोजिशन तो कह रही है जी आप घर पे रहें, 2 दिन ना निकलें बाहर, ये सब चीज़ें वो चले एक साइड पे रखते हैं। लेकिन अगर ये जान के ख़तरे की बात की जा रही है, क्या ये उन्हीं ताकतों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जिसका डेलिबरेटली नाम निकल चुका है खान साहब के मुंह से, या फिर कोई और बैरूनी कुव्वतें हैं जिसकी तरफ से ख़तरा है? नहीं, हमारे मुल्क में माशाल्लाह हमारे इंस्टीट्यूशंस बड़े मजबूत हैं और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए उसमें दिया हुआ है। उसके लिए किताब है पूरी की, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए, वीवीआईपी सिक्योरिटी। तो उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी मिल रही है। मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर को वो पॉलिटिकली अगर उनको वैसे कोई खतरा हो तो दूसरी बात है, लेकिन जो आम दिनों में किसी भी प्राइम मिनिस्टर या वीआईपी को खतरा होता है, वीवीआईपी को, वही खतरा प्राइम मिनिस्टर को भी इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर को इसके अलावा मुझे इसमें पॉलिटिकल खुशबू ज्यादा नजर आती है, लेकिन हमारा मामला, हमारे हालात और हमारे निज़ाम बड़ा मजबूत और मजबूत है कि किस तरह सिक्योरिटी हमें फराहम करनी है। तो उस लिहाज से मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी उनको जो चाहिए वो मिल रही है। राइट। अच्छा सर, एक और सवाल अब सहाफ़ी कम्युनिटी ख़ास तौर पर उठा रही है। वो कहते हैं जी कि अगर अमेरिका की तरफ से ये धमकियाँ आई भी हैं और इस तरह का कोई ख़त आया भी है या इस तरह की कोई बात हुई भी है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो फिर OIC कॉन्फ्रेंस में क्यों इनवाइट किया गया अमेरिका को, जब ये सारी चीज़ें पता थी, कौमी सलामती को ख़तरा था? हाँ, इसीलिए तो महसूस होता है कि इसको पॉलिटिकल इशू ज़्यादा बनाया जा रहा है, क्योंकि जब हम OIC में उनके डिप्टी अंडर सेक्रेटरी जनरल को बुला रहे हैं और उनसे इंटरेक्ट कर ऑन द साइड मीटिंग भी कर रहे हैं, ये तमाम चीजें जब हम कर रहे हैं तो उसके बाद फिर इस स्टेज पर जब नो कॉन्फ्रेंस मूव शुरू हो चुकी और 7 तारीख का ये मरासला आया है हमारे सफीर की तरफ से, और आज हमारे पास पहली तारीख है अप्रैल की और 31 तारीख को इसको उस अंदाज में पेश किया जाता है, तो उस लिहाज से देखा जाए, या 27 तारीख को पब्लिक में कागज दिखलाया जाता है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो डिलेड एक्शन है, और खास तौर पे उस वक्त जबकि अपोजिशन के नंबर्स पूरा होना शुरू हो गए, तो वो बहुत सारी स्केप्टिसिज्म पैदा करते हैं ज़हन में, दुनिया के भी और अपने मुल्क के लोगों में भी। राइट। अच्छा सर, इसी बात पे जो डिले का आपने जिक्र किया, एक और सवाल भी उठाया जा रहा है नाकिदीन की तरफ से। वो कहते हैं जी OIC को भी बहाना बनाया गया, उसकी भी ढाल ली गई, सेशन को डिले किया गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब जो वोटिंग का सेशन है उसे भी डिले किया जा रहा है। फिर ये सलामती काउंसिल का मुद्दा आ गया है, जिसे सलामती कमेटी के सामने भी नहीं रखा गया, कौमी सलामती कमेटी के सामने भी कल रखा गया है, क्योंकि इतने दिन गुजार के कल ये मुद्दा वहाँ डिस्कस किया गया है। क्या ये सारी वजूहात हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स हो सकते हैं हुकूमत की तरफ से, क्योंकि समझ कुछ नहीं आ रहा अब?
मैं एक तजिया निगार के तौर पर यही समझता हूँ कि हुकूमत टाइम जरूर गेन करना चाहती थी, और हुकूमत का इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी मनूरिंग है, अपना हक है। टाइम गेन जब तक के कॉन्स्टिट्यूशन की कोई खिलाफ वर्जी ना हो, वो कि उन्होंने कर दी कि रेजोल्यूशन सबमिट होने के बाद OIC की वजह से उन्होंने 2 दिन डिले कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी डिले नहीं होता था, तो वो उसके अलावा अगर कोई और गलती नहीं की है हुकूमत ने और अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए डिले किया है तो उसका प्रिविलेज है। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है और कवायद और जवाबित और कानून का ताल्लुक है, उसको अगर उसकी पासदारी न की जाए तो फिर उसकी पकड़ आती है हुकूमत पर। हर हुकूमत ये तक कोशिश करती है अप्लाई करने की, ट्रंप ने भी ये तक की अप्लाई करने की, फेल हो गया। अच्छा सर, एक और अहम सवाल है। अब अचानक हम देखते हैं कि खान साहब को, वज़ीर आज़म साहब को भारतीय खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी लगने लग गई है और वो बार बार जिक्र कर रहे हैं इसका। कल भी उन्होंने अपने उसमें कहा, आज भी उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि भारतीय खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, फिर उसको रेफरेंसेस भी दिए कुछ। अब ये वही वज़ीर आज़म साहब हैं जो कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब को भी कहते रहे हैं कि जी उनके इसराइल से ताल्लुकात हैं, भारतीय लॉबी से ताल्लुकात हैं। अब क्या ये बातें होनी चाहिए ऐसे मौके पे? जब पारा इस हद तक चढ़ जाए तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन रहा सवाल भारतीय फॉरेन पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी पहले तो समझने की बात यह है आपके नाज़रीन के लिए कि फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है लीडरशिप की तरफ से जी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन फॉरेन ऑफिस करता है। ठीक है, फॉरेन ऑफिस मामला कर देता है फॉरेन पॉलिसी बनाने में, लेकिन फॉरेन पॉलिसी बेसिकली डिप्लोमेसी इज द सबसेट ऑफ द पॉलिटिक्स, तो हम तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर भारतीय पॉलिसी बकौल प्राइम मिनिस्टर के वो बेहतर है तो प्राइम मिनिस्टर को किसने रोका था कि उससे बेहतर फॉरेन पॉलिसी न बनाए। जमील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फॉर्मर एम्बेसडर हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और जमील साहब का ये कहना था कि ये रूटीन की प्रैक्टिसेस हैं कि जो एम्बेसडर्स हैं, किसी भी मुल्क में एम्बेसडर हो, वो इस तरह की बातें, इस तरह की मिनट्स जो हैं मीटिंग्स के, वो पाकिस्तान ज़रूर भेजते हैं हुकूमतों को या फिर वज़ीर दाखिला को या फिर फ़ॉरेन ऑफिस को। ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर उनसे शेयर की जाती है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पब्लिक कर दी जाए चीज़ें तो फिर मेरे ख्याल से ये सारे एम्बेसडर्स बहुत मोहतात हो जाएंगे, ऐसा जमील साहब का कहना था। बहरहाल जी, वक्त करीब आ चुका है, अदम एतमाद की जो वोटिंग है उसका भी सिलसिला करीब आ रहा है, और फिर कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि हुकूमत खुद कह चुकी है एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। अब क्या ये बड़ा ऐलान उसी तरह के ऐलान होगा कि जिस तरह के ऐलानात माजी में हमने देखे हैं, जो कि 27 तारीख को भी कहा जा रहा था, फिर कल भी कहा जा रहा था। लेट्स सी अब कौन से ऐसे ऐलानात हैं, मगर ज़ाहिर है कल का दिन बहुत क्रूशल है। देखते हैं किस तरह की बातें सामने आती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।